भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सोनिया मनमोहन का सरकार पर निशाना, कोरोना चीन विवाद पर सही कदम न उठाने का आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और चीन सीमा विवाद पर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम समेत कई नेता मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत आज एक भयानक आर्थिक संकट, महामारी और अब चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद के कारण संकट की चपेट में है। हर संकट का कारण भारतीय जनता पार्टी नीति, एनडीए सरकार का कुप्रबंधन और इसकी गलत नीतियों है। आर्थिक पैकेज पर उठाए सवाल, आर्थिक संकट को दूर करने की सलाह देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत गरीबों, एमएसएमई सेक्टर को बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन देने की है। इसके बजाय मोदी सरकार ने एक खोखले वित्तीय पैकेज की घोषणा की जो जीडीपी के 1% से भी कम था। सोनिया गांधी ने कहा कि जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हो रही है तब सरकार लगातार 17 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी कर रही है। चीन सीमा विवाद पर विवाद जारी है, लेकिन भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता है। कोरोना संकट पर सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद कोरोना महामारी का कहर जारी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को मदद का आश्वासन दिया, लेकिन एक भी रुपया नहीं दिया। महामारी के कुप्रबंधन को मोदी सरकार की सबसे विनाशकारी विफलताओं में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब हमारे सामने बड़े संकट की स्थिति है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अप्रैल-मई 2020 से लेकर अब तक चीनी सेना ने पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र और गलवान घाटी, लद्दाख में हमारी सीमा में घुसपैठ की है। अपने चरित्र के अनुरूप सरकार सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 17वें दिन इजाफा, भोपाल में पेट्रोल 87 रुपए पर लीटर के पार। जी हां दोस्तों, भारत में लगातार ईंधन के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अब ये चिंता का विषय बन गया है। 5 नहीं, 10 नहीं, 17वें दिन लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसमें प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 20 पैसा और डीजल के प्रति लीटर कीमत लगभग 55 पैसा बढ़ाई गई है। दिल्ली में आज पेट्रोल 89.76 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, वहीं डीजल की कीमत 89.40 रुपए प्रति लीटर की दर की गई है। ऑयल कंपनियों ने देश भर पर छाए कोरोना वायरस संकट के बाद लगभग 82 दिनों तक ईंधन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया था, लेकिन अब पिछले 17 दिनों से ये कंपनियां लगातार ईंधन के दाम में बढ़ोतरी किए जा रही हैं। बता दें कि बीते 17 दिन में पेट्रोल की कीमत में 8.50 रुपए लीटर बढ़ोतरी की गई है, वहीं डीजल की कीमत में 9.77 रुपए प्रति लीटर इजाफा किया गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 18 पैसा बढ़ी है, वहीं डीजल की कीमतों में 52 पैसे का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल की कीमत 86.54 रुपए लीटर और डीजल की प्रति लीटर कीमत 77.76 रुपए कर दी गई है। कोलकाता में भी पेट्रोल की कीमत 18 पैसा बढ़ाकर 81.45 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है और डीजल की कीमतों में 49 पैसा बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 74.63 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 17 पैसा बढ़ी है और डीजल की कीमत 47 पैसा बढ़ी है, जिसके बाद इन दोनों की कीमत क्रमश 83.4 रुपए और 76.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या चीन का जमीन पर कब्जा, राजीव गांधी की खींची तस्वीर को जारी कर राहुल गांधी ने पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में जारी गतिरोध को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इस बार उन्होंने एक तस्वीर के जरिए सरकार से सवाल किया कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं अपने पिता राजीव गांधी द्वारा लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील की ली गई एक तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच पिछले दिनों हुई हिंसक झड़प के बाद से गांधी और कांग्रेस पार्टी सरकार से लगातार यह सवाल कर रही है कि
कि चीन ने कितने क्षेत्र पर कब्जा किया है। पार्टी झड़प से पहले से भी यह सवाल पूछती रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, बिहार समेत भारत के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू, जाने कब तक बरसेंगे बादल। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से भी काफी दिनों से मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की जा रही है। अब जहां कई राज्यों में तेज बारिश हो भी रही है, तो देश के बाकी राज्यों में भी जल्द बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी आने वाले 5 दिनों की जारी की है। इससे उम्मीद लगाई जा सकती है देश के ज्यादातर हिस्सों में कई दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। वहीं समाचार एजेंसी ANI द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल और बिहार के पटना से भारी बारिश की तस्वीरें साझा की गई हैं। बिहार के कई जिलों में जमकर बारिश हुई। उत्तर बिहार के कई जिलों में सोमवार को भी जमकर बारिश हुई। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। इस बीच गंडक, कमला बलान, गंगा समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी रही। पश्चिम चंपारण के दियारा और दरभंगा जिले के निचले इलाकों की स्थिति खतरनाक होती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में उत्तर और पूर्वी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने बिहार के अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना में गंगा नदी का जलस्तर वर्तमान में 45 मीटर पर बना हुआ है, जो इस क्षेत्र में भारी वर्षा के बाद फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। मध्य प्रदेश का मौसम, भोपाल में बारिश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह से ही बारिश से शहर का मौसम बदल गया। वहीं 6 अन्य संभाग शहडोल, रीवा, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, उज्जैन के जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत शुरू करेंगे इंदिरा रसोई स्कीम, वसुंधरा की योजना बंद करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, सीएम गहलोत करेंगे इंदिरा रसोई योजना लॉन्च। इस योजना की लागत होगी 100 करोड़ रुपए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना की तर्ज पर राजस्थान में भी इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने का ऐलान किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए हम 100 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा रसोई योजना लेकर आ रहे हैं। इस योजना में स्थानीय स्वयं सहायता समूह की भागीदारी से हर गरीब को खाना खिलाया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब से आए हैं, गांधी परिवार के नाम पर योजनाओं को लॉन्च करते जा रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे की अन्नपूर्णा रसोई योजना पहले से चल रही है, जिसमें 5 रुपए में भरपेट नाश्ता और 8 रुपए में भरपेट भोजन करवाया जाता है। यह बीजेपी सरकार की सर्वाधिक लोकप्रिय योजना है, जिसकी वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार की आंख में अन्नपूर्णा रसोई योजना हमेशा चुभती रहती है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे बंद करने का ऐलान तो नहीं किया है, मगर कहा जा रहा है कि इस योजना के लिए लगातार बजट में कटौती की जा रही है और अब इसके नाम पर इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में कटौती करने की वजह से ही कोरोना के समय में गरीब लोगों को खाने के लिए भटकना पड़ा था, जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हुई थी। इसे देखते हुए अब सरकार इसी तरह की अपनी योजना लेकर आ रही है। वसुंधरा राजे की अन्नपूर्णा रसोई योजना में रेडी टू ईट फूड घूमने वाले गाड़ियों के जरिए दिया जाता था, मगर इंदिरा आवास योजना में NGO को पैसा दिया जाएगा और वह गरीबों को खाना खिलाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 में फिर परचम लहराएगी सपा, अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी पंचायत और MLC चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयवीर सिंह यादव को मुरादाबाद की कमान सौंपी है। जयवीर सिंह यादव के जिला अध्यक्ष बनने के बाद यादव समाज ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कहा कि वो सबको साथ लेकर जिले में पार्टी को मजबूत करेंगे और आगामी चुनावों में पार्टी परचम लहराएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2022
2022 में एक बार फिर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि स्वागत कार्यक्रम में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह यादव, गजेंद्र सिंह यादव, मुकेश यादव, दुर्गेश यादव, सत्यपाल यादव के साथ यादव समाज के लोग शामिल हुए। इस मौके पर नव मनोनीत जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह को पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय यादव व संचालन सोमवीर सिंह यादव ने किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरक्षण को छीनने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में सोमवार को 10 सर्कुलर रोड आवास पर प्रदेश आरजेडी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अधिकारी एवं आरजेडी अनुसूचित जाति जनजाति विधायकों को बैठक हुई। इस बैठक में दलित एवं पिछड़े समाज के साथ आरक्षण नियम में किए जा रहे भेदभाव की चर्चा की गई और बताया जाए कि इस भेदभाव के कारण दलित एवं पिछड़े समाज के मेधावी बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्हें इस भेदभाव एवं आरक्षण नियम के गलत प्रयोग के कारण मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य हायर एजुकेशन में नामांकन से वंचित किया जा रहा है। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी वंचित वर्गों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। आरक्षण के साथ हो रहा खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य सरकार एवं केंद्र की सरकार को अवगत कराएंगे और नाइंसाफी को समाप्त कराने की पुरजोर मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार देश में मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाह रही है, जिसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी श्रमिकों को गृह प्रदेश में रोजी रोटी मिलना मुश्किल, लौट रहे हैं महाराष्ट्र। जी हां दोस्तों, कोरोना के डर से लाखों प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र छोड़कर अपने गृह प्रदेश लौट गए। लौटने का यह सिलसिला अब भी जारी है। उत्तराखंड के 184 प्रवासी श्रमिकों को विमान से देहरादून भेजा गया, लेकिन जो श्रमिक गृह प्रदेश लौटे हैं उनमें से कुछ श्रमिक अब धीरे धीरे करके महाराष्ट्र लौट रहे हैं। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो रही है। महाराष्ट्र में औद्योगिक इकाइयों के धीरे धीरे शुरू होने से प्रवासी श्रमिकों की आस बढ़ गई है और वे पेट पालने के लिए आ रहे हैं। इन श्रमिकों के अपने प्रदेश से पलायन करने पर खासकर यूपी और बिहार की सरकारों की श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि वे अपने प्रवासी श्रमिकों को अब पलायन करने नहीं देंगे, उन्हें अपने ही जिले में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस घोषणा से श्रमिकों के पेट की आग नहीं बुझ रही है और वे फिर से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यूपी के बागपत जिले के रहने वाले साजिद खान मुंबई लौट आए हैं। वे अपने 5 अन्य पड़ोसियों को भी साथ लाए हैं। दैनिक मजदूरी करने वाले साजिद कहते हैं, मेरे ऊपर 5 बच्चों, पत्नी और पिता का पेट भरने की जिम्मेदारी है। गांव में जब रोजी रोटी का इंतजाम नहीं दिखा तो मुंबई लौट आए। यूपी सरकार के आश्वासन पर कब तक खाली पेट रहते। साजिद की तरह कई श्रमिक हैं जो महाराष्ट्र लौट रहे हैं। गोरखपुर के रहने वाले दयानंद पांडे भी मुंबई आकर सांता क्रूज में अपना फलों का कारोबार फिर से शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी नवीन चतुर्वेदी का कहना है कि उनके 2 ड्राइवर जो टेम्पो लेकर अपने गांव जौनपुर चले गए थे वो अगले हफ्ते मुंबई पहुंच जाएंगे। उनके आते ही हम भी अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार दोबारा शुरू कर देंगे। फिलहाल जो श्रमिक लौट रहे हैं उन्हें तुरंत काम करने नहीं दिया जा रहा है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि सरकार लौटने वाले श्रमिकों पर नजर रख रही है और उन्हें पहले होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा जा रहा है ताकि वे स्वस्थ अवस्था में अपने कार्यस्थल पर जाएं। उन्होंने कहा कि लौटने वाले श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कोरोना की वजह से राज्य से लगभग 12 लाख प्रवासी श्रमिक अपने गृह प्रदेश चले गए, जिससे राज्य के हजारों उद्योग धंधे बंद हो गए थे। 12 लाख प्रवासी श्रमिकों में लगभग 6.5 लाख यूपी के तो 2.5 लाख बिहार के श्रमिक थे। हालांकि राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की जगह भूमि पुत्रों को भी काम करने के लिए कहा है। कुछ उद्योग धंधों में भूमि पुत्रों ने काम करने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन अकुशल कामगार होने से भूमि पुत्रों को काम पाने में कठिनाई हो रही है और कुशल कामगारों के कम होने से उद्योग चलाने वाले उद्यमियों को भी परेशानी आ रही है। इसलिए राज्य सरकार लौट रहे प्रवासी श्रमिकों का स्वागत कर रही है, क्योंकि प्रवासी श्रमिकों के सहयोग से उद्योग धंधों को चालू कराकर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी स्वीकार करते हैं कि निर्माण और स्टील उद्योग यूपी बिहार के श्रमिकों के बल पर ही चलते हैं। गृह मंत्री देशमुख के मुताबिक राज्य में धीरे धीरे उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं, जिससे प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं। मुंबई, पुणे,
ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ सहित राज्य के अन्य इलाकों में रोजाना लगभग 15,500 प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं। राज्य के गोंदिया, नंदुरबार, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे में 4 से 5,000 तो मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में 11 से 11,500 श्रमिक आ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में इन श्रमिकों की संख्या और बढ़ सकती है। राज्य के उद्यमी भी अपने श्रमिकों को ज्यादा वेतन और सुविधा का वादा करके बुला रहे हैं। ठेकेदार भी श्रमिकों को वापस लाने के काम में जुट गए हैं। खासकर वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, दरभंगा से आने वाली ट्रेनों से प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं। राज्य के प्रधान सचिव पराग जैनपुटिया के मुताबिक अब तक लगभग 1 लाख प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र लौट चुके हैं और अगले 2 महीने में 10 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के लौटने की संभावना है। इधर राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसी भी उद्योग को कुशल और अकुशल श्रमिक को कमी ना हो। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को कुशल श्रमिक बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उद्यमी स्वयं भी कुशल श्रमिक तैयार कर रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के गृह प्रदेश चले जाने के बाद मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के काम बंद हो गए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।